हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल ऑन एपीएस क्लासेस। और आज हम बात करेंगे सीक्वेंस चैप्टर की। और ये जो कोर्स होगा आपका बेसिकली जो है आईआईटी एग्जाम के लिए और नेट के लिए, जेआरएफ के लिए, गेट के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो फिलहाल इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, आपको सीक्वेंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताएंगे, सीक्वेंस होता क्या है, सीक्वेंस के टर्म्स के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ जो है सीक्वेंस के रेंज के बारे में बताएंगे और मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे, नल सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें बात करने के लिए है। फिलहाल एक चीज़ तो होगा इस लेक्चर में, आपको यहाँ पे किसी भी थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो एज अ रिजल्ट यूज करना होगा। और यहाँ पे हम प्रूफ के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर आपको प्रूफ देखना है तो आप मेरे बीएससी के जो लेक्चर्स हैं वहाँ पे देख सकते हैं। इसमें हम केवल स्टेटमेंट को एज अ रिजल्ट यूज करेंगे और क्वेश्चन पे अप्रोच करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस की डिफिनीशन से। तो देखो सिंपल सी बात है ना, अगर आज तक आप सीक्वेंस नहीं समझ पाए हो तो इस बात की गारंटी है कि इस लेक्चर के बाद आप सीक्वेंस को समझ जाओगे, सीक्वेंस होता क्या है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सीक्वेंस क्या होता है। तो देखो सीक्वेंस कुछ खास नहीं होता है। सीक्वेंस एक फंक्शन ही होता है जिसका डोमेन फिक्स होता है और डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। अब देखो, अगर आपको फंक्शन नहीं पता है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और फंक्शन को वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, मेरे चैनल पे ऑलरेडी फंक्शंस के वीडियो पड़े हुए हैं। तो फंक्शन के बारे में अगर आपको एक बार क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आप सीक्वेंस समझ जाएंगे। फिलहाल अभी स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस। तो लिखेंगे सीक्वेंस इज अ फंक्शन, सीक्वेंस इज अ फंक्शन, ठीक है, हुज डोमेन is fixed and set of natural नंबर। मतलब ये कह रहा है कि जो सीक्वेंस होता है वो कुछ खास नहीं होता है। सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज फिक्स एंड डोमेन इज एनी सेट यस। अब यस जो है जैसा होगा वैसा सीक्वेंस मिलेगा। अगर यस इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर आर है तो दिस इज सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। अगर हम बात करें कि ये जो एस है ना, एस इज ए सबसेट ऑफ कार है तो आपके पास कार की सीक्वेंस आएगी। एस इज ए सबसेट ऑफ बस है तो आपके पास बस की सीक्वेंस आएगी। एस इज ए सबसेट ऑफ वट एवर थिंग्स यू वांट यू कैन मेक अ सीक्वेंस। ओके, तो फिलहाल अभी हमने क्या समझा कि सीक्वेंस इज नथिंग बट सीक्वेंस इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू एनी सेट यस, एंड इफ यस इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर देन दिस इज अ कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर थोड़ा सा हम बात करें तो एक नया टर्म आपको यहाँ पे मिल रहा है फंक्शन, जो कि आप पहले से जानते हो, क्लास 12 में ऑलरेडी फंक्शन पढ़ के आए हो। तो फंक्शन का मतलब ये होता है, देखो फंक्शन का मतलब ये होता है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अ डोमेन हैज़ अ सिंगल या फिर यूनिक सिंगल इमेज इन कोडोमेन। ठीक है, देखो जब हम फंक्शन पढ़ते थे तो फंक्शन में यहाँ से स्टार्ट करते थे। यहाँ पर मान लो एक सेट ए होता था, एक बी होता था, तो इसे हम बोलते थे डोमेन। ठीक है, इसे हम बोलते थे क्या, डोमेन। और इसे हम बोलते थे कोडोमेन बोलते थे। अच्छा, यहाँ पे बी में ही मान लो ऐसे आपने ए से स्टार्ट किया और यहाँ पे बी पे गए तो यहाँ के तो सभी एलिमेंट्स, ईच एंड एवरी एलिमेंट, सबका एक ना एक इमेज मिलेगा, सबका इमेज मिलेगा। हो सकता है इसमें कुछ एलिमेंट ऐसे हों जो कि मैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो और कुछ ऐसे हों जो कि मैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। तो जो मैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या, रेंज सेट। ठीक है, रेंज सेट बोलते हैं। अब देखो जो रेंज सेट होता है ना, रेंज सेट इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, रेंज सेट इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये चीज़ याद रखो। थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पे पुरानी बातें बताऊंगा। ठीक है, फंक्शन के बारे में। अगर जैसे मान लो मैंने एक फंक्शन सपोज किया सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ठीक है, और हमने एफ ऑफ एक्स को डिफाइन कर दिया 2x। ठीक है, तो यहाँ पे तो जितने भी 1 2 3 एंड सो ऑन जितने भी आएंगे और इधर भी आपके 1 2 3 एंड सो ऑन सब आएंगे। तो 1 का इमेज तो आपको 2 मिलेगा, 2 का इमेज आपको 4 मिलेगा, 3 का इमेज आपको 6 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑड नंबर है
वो तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा मैपिंग में, सिर्फ इवन नंबर कर रहे हैं। तो जो रेंज होगा ना, यहाँ पे जो रेंज होगा, रेंज क्या हो जाएगा, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। रेंज क्या हो जाएगा, इवन नेचुरल नंबर। तो सिमिलरली जो है, अब हम जरा अपने टॉपिक पे आते हैं, सीक्वेंस पे। तो सीक्वेंस इज नथिंग बट इट इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज फिक्स एंड डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। फंक्शन क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन फिक्स होता है और वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, ओके। और को डोमेन जो है, अगर वो सबसेट ऑफ रियल नंबर है तो आपको रियल नंबर की सीक्वेंस मिलेगी। अगर को डोमेन जो है बस का सबसेट है तो आपको बस की सीक्वेंस मिलेगी, कार है तो कार की मिलेगी, बुक है तो बुक का मिलेगा, कंट्री है तो कंट्री का मिलेगा, बॉयज़ है बॉयज़ का मिलेगा। जो भी आप चाहते हो वो सीक्वेंस यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। तो ये तो पुरानी बातें थी। फंक्शन ये बोलता है कि ईच एंड एवरी, यहाँ से हर एक एलिमेंट का आपको इमेज मिलेगा, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने एक जो है फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया कुछ इस तरीके से, एफ एन तो फिक्स होगा, नेचुरल नंबर फिक्स होगा डोमेन, और यहाँ पे मैंने सबसेट ऑफ रियल नंबर ले लिया एस को, और हमने एफ कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे एन डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे हमने एन डिफाइन किया, पहला सीक्वेंस है, ठीक है। हम एक दूसरा सीक्वेंस और डिफाइन करेंगे जहाँ पे एफ ऑफ एन इज इक्वल टू हम -1 टू द पावर एन डिफाइन करेंगे, और एक तीसरा सीक्वेंस और डिफाइन करेंगे जहाँ पे हम जिसको लेके चलेंगे एफ ऑफ एन इज इक्वल टू, हम नॉर्मल एक नंबर जो है कोई भी 1 और 2 कोई भी एक कांस्टेंट सी ले लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है, टर्म ऑफ सीक्वेंस, टर्म ऑफ सीक्वेंस, ठीक है, एंड रेंज ऑफ सीक्वेंस की बात करेंगे। हमें अभी दो चीज़ों पर बात करना है, टर्म ऑफ सीक्वेंस एंड रेंज ऑफ सीक्वेंस की। तो अब देखिए सिंपल सी एक बात समझिएगा, आपको जो सीक्वेंस के टर्म मिलेंगे ना वो ऑब्वियस है कि इस फंक्शन के मैपिंग से ही मिलेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे चलूँ तो इस जो n की चॉइसेस है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से है, इस n की चॉइसेस जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से है। तो अब देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ऑलरेडी आपके पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक होता है। तो आपको टर्म्स जो मिलने वाला है, जो टर्म्स ऑफ सीक्वेंस मिलने वाला है वो तो ऑलवेज इनफाइनाइट मिलेगा, टर्म्स तो हमेशा इनफाइनाइट होगा, क्योंकि फंक्शन ये बोलता है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अ डोमेन हैज़ अ सिंगल एलिमेंट इन को डोमेन, हैज़ अ सिंगल इमेज इन को डोमेन। तो यहाँ पे जो n की चॉइसेस है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आएगी, और अगर n की चॉइसेस सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आएगी तो हर एक n के लिए, हर एक डोमेन के एलिमेंट के लिए एक आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो एफ ऑफ 1 के लिए आपको 1 मिलेगा, एफ ऑफ 2 के लिए आपको 2 मिलेगा, एफ ऑफ 3 के लिए आपको 3 मिलेगा, और ऐसे एफ ऑफ n के लिए आपको n मिलेगा, और ऐसे इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो टर्म भी इनफाइनाइट है, टर्म इनफाइनाइट है। और अगर हम रेंज सेट की बात करें तो रेंज का डिफिनीशन ये होता है, रेंज इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ को डोमेन, ठीक है। मतलब आपके जितने भी इधर इमेजेस मिल रहे हैं ना, रेंज इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट इमेजेस इन को डोमेन। तो अब जो है जितने भी डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग जितने भी आपको इमेजेस मिलेंगे सबका कलेक्शन जो होगा वो रेंज सेट होगा। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो मैं लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इसका जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप जो है लेक्चर को आराम से देख लीजिए, फिर नोट्स को जाके डाउनलोड कर लीजिए और नोट्स को पढ़िए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो रेंज भी यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो रेंज भी इनफाइनाइट है और टर्म भी इनफाइनाइट है। टर्म तो ऑलवेज इनफाइनाइट होगा, इस बात को नोट कर लेना कि सीक्वेंस हैज़ ऑलवेज एन इनफाइनाइट टर्म्स बिकॉज सीक्वेंस इज नथिंग बट इट इज़ अ फंक्शन, एंड फंक्शन किस टाइप का है, उसका डोमेन फिक्स है और डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो टर्म्स तो हमेशा ही इनफाइनाइट है, आपको एक रिजल्ट मिल गया। अच्छा अब हम सेकंड सीक्वेंस पे आते हैं। तो यहाँ पे मैंने एफ ऑफ 1 पुट किया, देखो इस n की चॉइसेस सेट ऑफ नेचुरल नंबर से है, और यहाँ पे जो है मैंने -1 टू द पावर मैंने 1 रखा तो यहाँ पे -1 मिला। अब मैं एफ ऑफ 2 रखूँगा तो -1 टू द पावर 2 रखूँगा, यहाँ पे मुझे +1 मिलेगा। फिर अगर मैं 3 रखता हूँ तो -1 टू द पावर 3 डेट इज़ अगेन -1। तो आपको यहाँ पे जो मिलने वाला है वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, -1 +1, ठीक है, और फिर -1 फिर +1 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप देखेंगे टर्म्स तो यहाँ पे क्या है इनफाइनाइट है, बट अगर यहाँ पे हम रेंज की बात करेंगे, तो आपको रेंज क्या मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट है, -1 है और +1 है।
आगे अभी आपको हम बताएंगे कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसका रेंज सेट बाउंडेड हो जाए, या फिर रेंज सेट फाइनाइट हो जाए, या फिर रेंज सेट सिंगलटन हो जाए, उसे हम बाउंडेड सीक्वेंस बोलते हैं। तो फिलहाल अभी सेकंड सीक्वेंस हो गया। अभी मैं आपको सारे चीज़ें एक बार समराइज करके बता दूंगा। अगर एफ ऑफ एन इज इक्वल टू सी ले लूँ, सी इज ए कॉन्स्टेंट एंड सी में जो है इस राइट हैंड साइड में आपको कोई भी एन का टर्म दिख नहीं रहा है, मतलब कि आपका एफ ऑफ 1 पे भी सी मिलेगा, ठीक है, सी मीन्स कोई कांस्टेंट। एफ ऑफ 2 पे भी आपको सी मिलेगा। मतलब ये जो सीक्वेंस आने वाली है वो ऐसे आने वाली है, सी कॉमा सी कॉमा सी कॉमा सी कॉमा डॉट 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 सी, ठीक है। ये सीक्वेंस 1 -1 + 1 -1 + 1, और ये जो सीक्वेंस है वो कुछ इस टाइप की मिलने वाली है। यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं क्या, 1, 2, 3, n, डॉट 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 ऐसे, ठीक है। तो अभी आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि सीक्वेंस के बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि सीक्वेंस किसे कहते हैं, ठीक है, और सीक्वेंस होता क्या है, और सीक्वेंस के टर्म कितने होते हैं। तो एक बार जो है मैं आपको फिर से स्टार्टिंग से एक बार थोड़ा सा समराइज करके बताऊंगा, ठीक है, और उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आएगा। और देखो सिंपल सी बात है ना, एक बार लेक्चर देख लो और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप जो है नोट्स को डाउनलोड कर लो, तो आपको जो है पूरा का पूरा एक क्लियर कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी इस पर्टिकुलर चैप्टर में। और ये सीक्वेंस पे मेरा पहला लेक्चर है। इसके बाद लगभग 4 लेक्चर और आएंगे जिसमें सीक्वेंस को मैं पूरे तरीके से कवर करूँगा, ठीक है। और साथ ही साथ जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पूछे गए होंगे आईटी जैम में, नेट में, एनबीएचएम में, गेट में, उन क्वेश्चंस को भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ा, सबसे पहली बात हमने पढ़ा सीक्वेंस, ठीक है। और सीक्वेंस की मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि सीक्वेंस इज नथिंग बट इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स, या फिर इट इज़ ए फंक्शन हुज डोमेन इज फिक्स एंड डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। फिर हम सेकेंडली क्या बात किए थे, एक मैं सीक्वेंस आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। हमने एक सीक्वेंस बना के दिखाया आपको, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू, सीक्वेंस क्या होता है मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, एफ सच डैट सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू एस एंड एस इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे एफ ऑफ एन इज इक्वल टू, मैंने आपको एक सीक्वेंस बना के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम एक सीक्वेंस ले लेते हैं यहाँ पे 2n, ठीक है। तो देखो एफ ऑफ 1 की वैल्यू जो है, ये n की चॉइसेस नेचुरल नंबर से आएगी। एफ ऑफ n इज 1 इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 रखोगे 2 2 4, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 6, एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू आपका क्या मिलेगा 8, एंड एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू आपका क्या मिलेगा 10 मिलेगा, एंड सो ऑन। अगर हम लिखते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, देखो यहाँ पे जो सीक्वेंस के टर्म होते हैं उसे हम लिखते हैं A1 टाइप का, ठीक है, A2 टाइप का, A3 एंड सो ऑन, यहाँ पे AN एंड सो ऑन। इनफाइनाइट टर्म होते हैं, इस बात की तो गारंटी है क्योंकि एक फंक्शन है, यहाँ पे नेचुरल नंबर डोमेन है और डोमेन के सारे एलिमेंट का इमेज मिलेगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट तक आपको जाना पड़ेगा क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल में इनफाइनाइट नंबर आते हैं। अब जो A1 है ना, यहाँ पे जो A1 है, इस A1 को हमने f ऑफ 1 लिखा हुआ है। जो A2 है ना, A2 को हमने f ऑफ 2 लिखा है। जो A3 है ना, A3 को हमने f ऑफ 3 लिखा हुआ है। जो A4 है इसको हमने f ऑफ 4 लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपको जो नंबर्स मिलने वाले हैं, जो टर्म्स मिलने वाले सीक्वेंस के, वो मिलने वाला है 2, 4, 6, 8, ठीक है। यहाँ पे 2n और यहाँ पे ऐसे इन्फिनिट। तो ये आपका हो गया सीक्वेंस। तो हमने सीक्वेंस को बड़े अच्छे से पढ़ लिया। सीक्वेंस के टर्म के बारे में बात करेंगे तो मैंने आपको एक नोट्स बताया कि सीक्वेंस के जो टर्म होते हैं, सीक्वेंस के जो टर्म होते हैं ऑलवेज इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट करके लिखना है कि सीक्वेंस हैज़ ऑलवेज इनफाइनाइट टर्म, इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है। इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन ये है कि सीक्वेंस एक फंक्शन होता है जो कि नेचुरल नंबर से किसी सेट एस पे होता है, और चूंकि ये जो है फंक्शन है तो फंक्शन में क्या होता है, सिंस इट इज ए फंक्शन, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन के सभी एलिमेंट का इमेज मिलेगा। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट के इमेज मिलेंगे, तो इस बात की गारंटी है कि सीक्वेंस के टर्म इनफाइनाइट होंगे ऑलरेडी। अब जो है हम रेंज की बात करेंगे, ठीक है। तो रेंज क्या हो सकता है, मे बी इनफाइनाइट, ठीक है। और फिर क्या हो सकता है, मे बी फाइनाइट, और फिर क्या हो सकता है, मे बी सिंगलटन, मे बी सिंगलटन,
ठीक है। इसके लिए एग्जांपल की अगर हम बात करें तो मे बी इनफाइनाइट मतलब कि आपने एफ ऑफ एन इज इक्वल टू अपने सिंपली एन को चूज कर लिया है, ठीक है। अगर फाइनाइट है तो आपने एफ ऑफ एन इज इक्वल टू अपने -1 टू द पावर एन को चूज कर लिया है। और अगर कांस्टेंट ले लो, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू अपने कांस्टेंट ले लिया तो सिंगलटन आ जाएगा। तो रेंज क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है और सिंगलटन भी हो सकता है। तो अगर मान लो कभी आपको कभी ऐसा क्वेश्चन दे दे, कभी ऑप्शन में ऐसा दे दे कि एवरी सीक्वेंस हैविंग इनफाइनाइट टर्म्स इन इट्स रेंज, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके पास दो ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि फाइनाइट टर्म्स और सिंगल नंबर ऑफ टर्म को भी लेके चल रहा है रेंज सेट में। तो अभी तक मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है सीक्वेंस, टर्म्स और रेंज के बारे में पता चल गया होगा। देखो, सीक्वेंस, टर्म और रेंज के बारे में अगर आपको पता चल गया तो इसके आगे जो हम अप्रोच करने वाले हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, हम बाउंडेड सीक्वेंस को अप्रोच करने वाले हैं कि सीक्वेंस बाउंडेड कब होता है, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं ज़रा इस बात को ध्यान देना, अगर मैं सिंपल सी बात करूं, ठीक है, बाउंडेड की अगर बात करूं तो जैसे मान लो हमने क्या किया, आपको बाउंड कर दिया, हमने ये कहा कि आप जो है इस पर्टिकुलर लाइन के आगे नहीं जा सकते हो, इस पर्टिकुलर लाइन के पीछे जा सकते हो। तो अगर हम बाउंडेड सीक्वेंस की बात करें तो अगर जो रेंज आ रहा है ना, जो आउटपुट आ रहा है, जैसे यहाँ से आउटपुट इधर आया, आउटपुट इधर आया, आउटपुट इधर आया, आउटपुट आया, आउटपुट आया, तो ये जो आउटपुट आपको मिल रहा है, इस आउटपुट को अगर मैं बाउंड कर दूं, जैसे यहाँ पे 2 से छोटा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, 2 से छोटा कुछ नहीं मिलेगा, मतलब कि ये बाउंडेड बिलो है, और आगे जो है इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब कि अनबाउंडेड एबव है। जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस की बात करें तो हम इसके डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हो आप कि अ सीक्वेंस एन इज सेड टू बी बाउंडेड, अ सीक्वेंस ऐसे शॉर्टकट में लिख रहे हैं, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड if it is bounded above as well as bounded below both, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें मतलब आ गई, एक बाउंडेड एबव आ रहा है और एक बाउंडेड बिलो आ रहा है। तो बाउंडेड एबव क्या होता है, बाउंडेड बिलो क्या होता है, तो अब यहाँ पे एक छोटी सी डिफरेंस लेंगे, क्या, बाउंडेड एबव, ठीक है, क्या होगा, बाउंडेड एबव, और फिर एक और बात क्या आ गया, बाउंडेड बिलो, ठीक है, बाउंडेड बिलो। तो देखो, बाउंडेड बिलो का मतलब ये होता है कि हमने क्या किया, सीक्वेंस के जो रेंज है ना, रेंज को हमने स्टार्टिंग से बाउंड कर दिया, ठीक है। जैसे मान लो हम एक सीक्वेंस ले रहे हैं, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू -1 टू द पावर एन, हमने एक सीक्वेंस लिया, तो यहाँ पे जो इसके टर्म्स आएंगे एन की वैल्यू 1 रखा तो -1, 2 रखा तो +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, ऐसा आपको मिलेगा। तो जो इसका रेंज जो होगा ना, अगर मैं रेंज के बारे में बात करूं तो रेंज क्या होगा, -1 एंड +1, ओके। तो अब देखो, -1 एंड +1 मतलब कि ये अधिकतम जो है +1 जा सकता है और कम से कम -1 जा सकता है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ करूँ, अगर मैं एक 2 नंबर ले लूँ और एक -2 ले लूँ, ठीक है, तो जो an है वो लेस देन आर इक्वल टू 2 है, 1 पे जाकर रुक जा रहा है, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 है। तो ये जो है एक बाउंडेड सीक्वेंस है, जहाँ पे -2 ये जो है बाउंडेड बिलो कर रहा है और +2 जो है बाउंडेड एबव कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो की बात समझ में आ गई। मतलब ये कि आपका जो सीक्वेंस an है ना, an इज लेस देन आर इक्वल टू एनी नंबर कैपिटल M, और यहाँ पर जो an है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू एनी नंबर स्मॉल m। और अगर इन दोनों कंडीशंस को मैं एक साथ लिख दूं, अगर मैं एक साथ लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो an होगा वो लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल M होगा, और जो an होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू स्मॉल m होगा। तो इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को an को हम बोलेंगे बाउंडेड सीक्वेंस। क्यों? क्योंकि ये बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड एबव भी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बाउंडेड सीक्वेंस समझ में आएगा। अगर आपको एग्जाम्पल देना है, ठीक है,
तो एग्जाम्पल समझ लो। पहला जो सीक्वेंस है वो f ऑफ n, या फिर ऐसे लिख सकते हो ए एन इज इक्वल टू -1 टू द पावर n ले लो। आप ए एन इज इक्वल टू -n टू द पावर n प्लस 1 ले लो। आप ए एन इज इक्वल टू कोई एक कांस्टेंट सीक्वेंस c ले लो, कोई एक कांस्टेंट सीक्वेंस आप जो है c ले लो ऐसे, ठीक है। ऐसे ऐसे थोड़ा नोटेशन कर लेते हैं, ए एन इज इक्वल टू। तो ये आपके 1, 2 और 3 ये क्रमशः जो है आपके 3 एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। और भी सारे एग्जाम्पल्स के बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि अब तक जो है आपको सीक्वेंस, टर्म ऑफ सीक्वेंस, रेंज ऑफ सीक्वेंस एंड बाउंडेड सीक्वेंस समझ में आ गया होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को आराम से देखिए और नोट्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड करिए, ठीक है, और वहाँ से उसको रिवाइज करिए। और उम्मीद है कि आपके 4 to 5 लेक्चर आएंगे जिसमें सीक्वेंस को हम पूरी तरीके से डील कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मोनोटोनिक सीक्वेंस, ठीक है। अब जो है मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है उसको देखते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है मेरे भाई? मोनोटोनिक भी 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं, एक होता है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और एक होता है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो किसी भी सीक्वेंस को हम मोनोटोनिक सीक्वेंस तब बोलेंगे इफ़ इट इज़ ईदर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। मतलब ये कि अगर कोई आपके पास सीक्वेंस है और वो सीक्वेंस अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या फिर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, तभी उसे हम मोनोटोनिक सीक्वेंस की कैटेगरी में रखते हैं। तो अगला आपका जो हेडिंग आएगा वो आएगा मोनोटोनिक सीक्वेंस, ठीक है। आपकी जो हेडिंग आएगी वो आएगी मोनोटोनिक सीक्वेंस। अगर हम मोनोटोनिक सीक्वेंस की बात करें तो लिखेंगे अ सीक्वेंस इज सेड टू बी sequence is said to be monotonic, said to be monotonic if it is either monotonic increasing, ठीक है, और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, ठीक है। अब यहाँ पे दो बातें हैं, एक आया मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और एक होता है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो दोनों चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट क्या आया? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ठीक है, और एक आया है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। अब बात ध्यान से समझेंगे। देखो जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है ना, इसे कभी कभी हम ऐसे भी पढ़ते हैं नॉन डिक्रीजिंग, ठीक है। अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो प्लीज़ उसे माइंड मत करिएगा, क्योंकि हम आपको यहाँ पे मैथ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश सिखाने की कोशिश आपके इंग्लिश टीचर करते हैं। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की बात करें तो इसे हम नॉन डिक्रीजिंग भी पढ़ते हैं, और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग की बात करें तो इसे हम नॉन इंक्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है। मतलब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मतलब कि डिक्रीज नहीं हो रहा है, नॉन डिक्रीजिंग। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग मतलब कि इंक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब कि नॉन इंक्रीजिंग। अब देखो सिंपल सी बात है, जैसे मान लो कोई आपके पास सीक्वेंस है, ठीक है। अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है, हमने एक सीक्वेंस ए एन ले लिया और कुछ इस प्रकार से एन ले लिया, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू एन है, तो अगर मैं ए वन लिखूंगा तो मुझे पहला टर्म 1 मिलेगा, अगर मैं ए टू लिखूँगा दूसरा टर्म 2 मिलेगा। तो सीक्वेंस कुछ इस टाइप से बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ये पहला सीक्वेंस हो गया। अगर आप दूसरा सीक्वेंस ले लो, ए एन इज इक्वल टू आपने क्या ले लिया? 1/n ले लिया। तो इसमें जो आपको मिलेगा वो 1 मिलेगा, 1/2 मिलेगा, 1/3 मिलेगा, 1/4 मिलेगा एंड सो ऑन, ठीक है। अब जो है आप तीसरा सीक्वेंस ले लो, ए एन इज इक्वल टू आपने एक कांस्टेंट सीक्वेंस ले लिया, एक आपने कांस्टेंट सीक्वेंस 2 ले लिया। तो इसके सारे टर्म क्या हैं? 2, 2, 2, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, कांस्टेंट सीक्वेंस है। अब देखो यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है, इसमें आप एक चीज़ ध्यान से देखो, जो पहला टर्म है दूसरे टर्म की वैल्यू से ज़्यादा है,
मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, इस पहले सीक्वेंस के मैं लिख रहा हूँ कि आप ऐसे लिख सकते हो कि an इज़ लेस देन आर इक्वल टू an+1, मतलब a1 फर्स्ट टर्म छोटा है किससे, सेकेंड टर्म से। तो जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि अगर an इज़ लेस देन आर इक्वल टू an+1 हो जाए तो हम उसे बोलेंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। अब देखो दूसरे की बात करें तो अगर आपका जो an है, मतलब जो nth टर्म है, वो अगर बड़ा हो या बराबर हो अपने आगे वाले टर्म से n+1 टर्म से, तो इसे हम बोलेंगे क्या, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब इसी में एक चीज़ और बात आती है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करें तो यहाँ पे अगर मैं इसको सिंपली आप ऐसे लिखते हो, ठीक है, इसको आप ऐसे लिखते हो, मतलब ऐसे नोटेशन होता है। अगर मैं लिखूँ कि an इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन an+1, मतलब कि थोड़ा सा मैंने एक एरो और बढ़ा दिया, तो ये होता है स्ट्रिक्टली, STRICTLY, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। और अगर मैं ऐसे लिखूँ an इज़ ग्रेटर देन an+1, तो ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, STRICTLY, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग समझ में आ गया। अब देखो एक चीज़ ध्यान से समझना कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि इज़ देयर एग्जिस्ट एनी सीक्वेंस विच इज़ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एज वेल एज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, क्या कोई ऐसा सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है जो कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग दोनों हो। तो जी हाँ, आपके पास एक सीक्वेंस ऐसा है, कांस्टेंट सीक्वेंस, जो कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग दोनों होता है। देखो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि नॉन डिक्रीजिंग, ओके, और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का मतलब ये है कि नॉन इंक्रीजिंग। तो नॉन डिक्रीजिंग मतलब घट नहीं रहा है, ठीक है, और नॉन इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ भी नहीं रहा है। तो ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, मतलब कि कांस्टेंट की बात कर रहा है, ठीक है, न घट रहा है न बढ़ रहा है, मतलब कि कांस्टेंट की बात कर रहा है। तो आप एक यहाँ पे नोट करके लिख सकते हो कि अ कांस्टेंट सीक्वेंस इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एज वेल एज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, ठीक है। कांस्टेंट सीक्वेंस जो होता है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एज वेल एज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होता है, बोथ होता है। तो यहाँ पे जो है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे आप ऐसे भी कर लो, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल, मतलब ये जो n की चॉइसेस है नेचुरल नंबर से आ रही है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो उम्मीद करते हैं कि अब तक आपको क्या क्या समझ में आ गया होगा। आपको सीक्वेंस की डिफिनीशन, टर्म ऑफ सीक्वेंस, ठीक है, रेंज ऑफ सीक्वेंस और बाउंडेड सीक्वेंस और मोनोटोनिक सीक्वेंस समझ में आ गई होगी। देखो सिंपल सी बात है, जब आप जो है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हो तो वहाँ पे थियरम को एज अ रिजल्ट आपको यूज करना है, मतलब आपको थियरम्स लर्न होने चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ थियरम आपको लर्न होने चाहिए, और उन थियरम्स को कैसे यूज करेंगे ये भी आपको दिमाग में क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। अब जो है हम एक दो सीक्वेंस आपके सामने लिख रहे हैं और उसके बारे में हम बात करेंगे किस टाइप की सीक्वेंस है, ठीक है। तो हमने एक सीक्वेंस लिखा an इज इक्वल टू -1 टू द पावर, an इज इक्वल टू हमने लिखा -1 टू द पावर n, ठीक है। फिर हमने दूसरा सीक्वेंस लिखा an इज इक्वल टू, हमने दूसरा सीक्वेंस लिखा क्या, यहाँ पे सिंपली n लिखा। हमने तीसरा सीक्वेंस क्या लिखा, an इज इक्वल टू, हम एक और सीक्वेंस लिख लेते हैं जिसमें हो जाएगा 1 + -1 टू द पावर n, ठीक है। अब जरा इन सीक्वेंस को हम ओपन करके देखते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है इसमें जो टर्म्स आएंगे वो -1 होगा, +1 होगा, -1 होगा, +1 होगा, ठीक है। अब देखो ये जो सीक्वेंस होगा इसमें ऐसे होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा एंड सो ऑन, ऐसे होगा। ये जो सीक्वेंस होगा अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1 और -1 डेट इज़ 0। अगर मैं इवन रखता हूँ, यहाँ पे 2 रखता हूँ तो 1 + 1 डेट इज़ 2, तो 0, 2 ऐसे आता रहेगा, ठीक है। अब देखो हम अगर बात करें तो इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, -1 होगा, +1 होगा।
तो रेंज अगर फाइनाइट है तो ये क्या हो जाएगा, एक बाउंडेड सीक्वेंस होगा, एक बाउंडेड सीक्वेंस होगा, ठीक है। और इसमें जो है हम मोनोटोनिसिटी की बात नहीं करेंगे क्योंकि अगला टर्म जो है बड़ा है, ठीक है, और फिर अगला टर्म छोटा हो गया, फिर बड़ा है फिर छोटा है, ठीक है, तो ये नॉन मोनोटोनिक हो जाएगा। क्योंकि अभी मैंने बताया कि मोनोटोनिक तब बोलेंगे या तो ये बड़ा होता जाए या फिर छोटा होता जाए। अच्छा, इसके हम रेंज की बात करें तो इसका जो रेंज होगा उसमें क्या आएगा, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये एक अनबाउंडेड सीक्वेंस है, अनबाउंडेड सीक्वेंस है। हम बाउंडेड तब बोलेंगे ना जब बाउंडेड बिलो एज वेल एज बाउंडेड एबव दोनों मिल जाए। तो बाउंडेड बिलो तो है, 1 से छोटा नहीं होगा कोई नंबर, बट बाउंडेड एबव नहीं है, तो ये अनबाउंडेड सीक्वेंस है। और देखें तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक अगला टर्म अपने पिछले टर्म से बड़ा है। अब इसकी बात करें तो इसके रेंज में जो है, इसके रेंज में 0,2 आ रहा है, और रेंज में अगर 0,2 आ रहा है तो ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है, ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है, और ये नॉन मोनोटोनिक है, नॉन मोनोटोनिक है, ठीक है। अभी देखो और भी सारी हम बातें करेंगे, अभी तो हमने आपको कुछ खास बताया ही नहीं, अभी तो हमने सिर्फ जो है आपको बाउंडेड बताया और ये सारी चीज़ें बताया। अब जो है हम इसके आगे एक छोटे से पॉइंट को बताएंगे, ठीक है, एक छोटे से पॉइंट को डिस्कस करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, सीक्वेंस के कन्वर्जेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, सीक्वेंस के कन्वर्जेंस के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर गोइंग टू कन्वर्जेंस हमें लिमिट पॉइंट और लिमिट के बारे में एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। लिमिट पॉइंट क्या होता है और लिमिट क्या होता है, इसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हम कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की बात करेंगे तो दो चीज़ों को देखना है, एक होता है लिमिट पॉइंट और एक होता है लिमिट, एक होता है लिमिट। देखो दोनों में बड़ा ही डिफरेंस है, ठीक है। लिमिट पॉइंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं बट लिमिट सिंगल होता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो मान लो हमने एक सीक्वेंस ले लिया, क्या हमने सीक्वेंस एक ले लिया, an इज इक्वल टू -1⁻n, ठीक है। और यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो -1 आएगा, +1 आएगा, -1 आएगा, +1 आएगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखो मैंने रियल नंबर लाइन पे क्या डिनोट कर लिया, -1 लिख लिया एंड +1 लिख लिया और बीच में 0 आ गया। अभी देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिमिट में जो है एक सीक्वेंस an इज इक्वल टू हमने 1/n ले लिया, ठीक है, ऐसे ले लिया और इसको लिख दिया ऐसे 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन ऐसे। और हमने यहाँ पे भी रियल लाइन नंबर पे हमने यहाँ पे 0 लिख लिया और यहाँ पे 1 कर दिया, बीच में 1/2 कर दिया और ऐसे कर लिया। अब देखो मैं समझाता हूँ आपको लिमिट पॉइंट और लिमिट क्या होता है। देखो लिमिट पॉइंट क्या होता है, आपके पास कोई सीक्वेंस हो तो उस सीक्वेंस का अगर कोई भी एक ऐसा पॉइंट मिले, कोई भी ऐसा रेंज सेट में एलिमेंट मिले जिसके डेल्टा नेबरहुड में या फिर एप्सिलॉन नेबरहुड में, जिसके एप्सिलॉन नेबरहुड में इनफाइनाइट एलिमेंट हो, मतलब इसके एप्सिलॉन नेबरहुड में इनफाइनाइट एलिमेंट हो, इस बीच में इनफाइनाइट एलिमेंट हो, ठीक है, और इसके बाहर, ठीक है, ध्यान से समझना, इस एप्सिलॉन नेबरहुड में मतलब यहाँ पे मैंने क्या ले लिया 1 -1 एप्सिलॉन और -1 प्लस एप्सिलॉन। तो इस नेबरहुड में इनफाइनाइट एलिमेंट होने चाहिए और इसके बाहर भी, ठीक है, आउटसाइड भी इनफाइनाइट एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। मतलब ये कहता है कि लिमिट पॉइंट का मतलब ये होता है कि कोई भी सीक्वेंस हो, उस सीक्वेंस का कोई भी टर्म लिमिट पॉइंट तब बनेगा जब उस पर्टिकुलर टर्म के एप्सिलॉन नेबरहुड में इनफाइनाइट एलिमेंट हो और उससे बाहर भी इनफाइनाइट एलिमेंट हो। यहाँ पे देखो +1 के भी पास इनफाइनाइट एलिमेंट, मतलब ये जो an है ना, n क्या है, अपने आप में नंबर, नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होता है, मतलब कि आपको इनफाइनाइट टाइम्स -1 और +1 मिलने वाले हैं। तो इनफाइनाइट टाइम -1 यहाँ मिलेगा, इनफाइनाइट टाइम -1 यहाँ मिलेगा। तो इनफाइनाइट यहाँ पे एप्सिलॉन के अंदर है, -1 इनफाइनाइट टाइम यहाँ है, +1 इनफाइनाइट टाइम यहाँ है। तो इस केस में हम बोलेंगे कि -1 एंड +1 हियर
-1 and +1 both are limit point, both are limit point। ठीक है, अब देखो हम जब लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई सीक्वेंस मिले और सीक्वेंस का कोई एक फिक्स टर्म ऐसा हो, ठीक है, कोई भी एक फिक्स टर्म ऐसा हो, मान लो 0 ले लिए तो इसके एप्सिलॉन नंबर में, मतलब कि 0 माइनस एप्सिलॉन और 0 प्लस एप्सिलॉन, इसके इनर पार्ट में इनफाइनाइट एलिमेंट हो और आउटसाइड में ओनली फाइनाइट एलिमेंट। ठीक है, इस बात को बड़े ध्यान से समझना कि लिमिट में क्या होता है, आपका an कोई एक सीक्वेंस है और -l लिख लिए और लेस देन एप्सिलॉन लिख गया, या फिर लिख दिए कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an इज इक्वल टू l। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कि लिमिट ऑफ दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस। ठीक है, लिमिट का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे 0 ले लो ना, 0 ले लो, तो अगर मैं यहाँ पे n टेंड्स टू इनफाइनाइट करूँ तो 0 पे जाके ये सीक्वेंस सीज कर जाएगी, 0 पे जाके रुक जाएगी। ठीक है, तो 0 के नेबरहुड में यहाँ पे इनफाइनाइट एलिमेंट है, यहाँ पे इनफाइनाइट एलिमेंट है इस एप्सिलॉन नेबरहुड में, जबकि आउटसाइड जो है, आउटसाइड ओनली फाइनाइट टर्म। ठीक है, जो मैं एलिमेंट बोल रहा हूँ उसे आप टर्म समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये कि कोई भी आपका लिमिट जो है पॉइंट, अगर लिमिट पॉइंट है तो लिमिट पॉइंट में एप्सिलॉन नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म होंगे और एप्सिलॉन नेबरहुड के बाहर भी इनफाइनाइट टर्म होंगे। बट इन द केस ऑफ लिमिट एप्सिलॉन नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म होंगे और बाहर ओनली फाइनाइट टर्म्स होंगे। आपको बात समझ में आ रही है? यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिखेंगे कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस इज यूनिक, और यहाँ पे लिमिट पॉइंट मोर देन वन, अ सीक्वेंस हैज मोर देन वन लिमिट पॉइंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सीक्वेंस की जो लिमिट है और लिमिट पॉइंट है इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन को वेल ऑर्डर्ड मैनर में नोट्स में लिखा हुआ है, नोट्स आप डाउनलोड करिए, वहाँ से डेफिनेशन को पढ़ जाइए। समझना जो था वो मैंने समझा दिया कि लिमिट पॉइंट क्या होता है और लिमिट क्या होता है। ठीक है, लिमिट पॉइंट, अब जैसे मान लो मैंने अभी आपको एक सीक्वेंस बताया था, an इज इक्वल टू +1 और +(-1) टू द पावर n। आपको ऐसा एक सीक्वेंस मिला था 1 +(-1) टू द पावर n। तो अगर इसको ओपन करते हो तो आपको क्या मिलता है, 0 2 0 2 0 2। जब आप 1 रखोगे ना तो -1, तो -1 + 1 0। जब आप n की वैल्यू 2 रखोगे तो +1 + 1 + 1 2। ठीक है, प्लस का 2 मिल जाएगा। तो मतलब ये कि जो इवन टर्म्स आ रहे हैं, जो इवन टर्म्स आएंगे वो आपको +2 मिलेंगे, जो ऑड टर्म्स आएंगे वो 0 मिलेंगे। तो इसका जो लिमिट पॉइंट होगा, इसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा और 2 होगा। इसके पास भी 2 लिमिट पॉइंट है। तो उम्मीद करते हैं आप जो है लिमिट पॉइंट को भी समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा कन्वर्जेंस के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा डाइवर्जेंस के बारे में बात करेंगे। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की डेफिनेशन आपको नोट्स में वेल मैनर्ड ऑर्डर में लिखी हुई है, हम बस उसके मतलब को समझेंगे। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के मतलब को जैसे ही हम समझ लेंगे, हम एक चीज़ और देखेंगे कि या तो सीक्वेंस अगर कन्वर्ज नहीं है, अगर डाइवर्ज नहीं है तो फिर क्या है, तो ना तो कन्वर्ज है ना डाइवर्ज है, मतलब कि बीच की बात कर रहे हैं, ऑसिलेटरी की बात कर रहे हैं। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होगा वो होगा नेचर ऑफ सीक्वेंस के बारे में। ठीक है, कि किसी सीक्वेंस का नेचर कैसा है। जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग्स का भी नेचर होता है, कुछ लोग गुस्से वाले होते हैं, कुछ लोग बड़े जो है स्ट्रिक्ट होते हैं। तो और जैसे अगर हम बात करें तो कुछ लोग दोनों के मिक्सअप होते हैं, गुस्से वाले भी होंगे, स्ट्रिक्ट भी होंगे, नॉर्मल भी होंगे, ठीक ठाक भी होंगे, सब कुछ होगा। शायद मैंने गुस्से वाला और स्ट्रिक्ट दोनों चीज़ें एक ही बार बोल दिया था। अच्छा, अब देखो जैसे हम अपने भारतीय संविधान की बात कर लें तो जो भारत का संविधान है ना वो फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। ठीक है, कहीं कहीं उसका नेचर जो बिल्कुल रिजिड वाला है, कहीं कहीं फ्लेक्सिबल है। तो वैसे ही अगर हम सिंपल सी बात करें, अभी हम सीक्वेंस पे आ रहे हैं, तो सीक्वेंस में हमने बताया कि नेचर ऑफ सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नेचर ऑफ सीक्वेंस, नेचर ऑफ
सीक्वेंस। तो देखो सिंपल सी बात है, सीक्वेंस का नेचर मतलब कि सीक्वेंस किस टाइप का है, कन्वर्जेंस है, डाइवर्जेंट है, या फिर ना तो कन्वर्जेंट है ना डाइवर्जेंट है। तो अगर कन्वर्जेंट नहीं है, डाइवर्जेंट नहीं है, तो क्या है मेरे भाई, वो ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। ठीक है, अगर कन्वर्जेंट नहीं है, डाइवर्जेंट नहीं है, तो क्या है, तो ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। तो यहाँ पे फिलहाल हम बात करेंगे कि सीक्वेंस का जो नेचर होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, या तो कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, या फिर डाइवर्जेंट होगा, या फिर ऑसिलेटरी होगा। ठीक है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस या फिर डाइवर्जेंट सीक्वेंस या फिर ऑसिलेटरी सीक्वेंस। तो देखो अभी मैं बस डिफिनेशन आपको बताते चलूँगा, ठीक है, और इनके एग्जांपल्स बताते चलूँगा। तो अगर हम कन्वर्जेंट की बात करें तो कोई एक ऐसा सीक्वेंस मैंने ए एन इज इक्वल टू अगर 1/n ले लिया, ठीक है, तो इसको अगर लिखेंगे तो 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन, लास्ट में जाके 0 पे ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप लिखते हो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ए एन इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि अ सीक्वेंस विच इज सीजेस टू बी एनीवेयर, एक ऐसा सीक्वेंस जो कि चलते 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 जाए और किसी एक पॉइंट पे जाके सीज कर जाए, मतलब रुक जाए, इसके आगे ना बढ़े, यहीं पे जाके रुक जाता है। ठीक है, मान लो इधर से खूब चलता चलता आया, यहाँ पे जाके रुक गया, तो जिस पॉइंट पे रुकेगा बोला जाएगा उस पॉइंट पे जाके कन्वर्ज कर गया। जैसे 1/n है, ठीक है, आगे हम बताएंगे 1/n को कॉसी सीक्वेंस बुलाया जाता है। सीक्वेंस इज 1/n इज अ कॉसी सीक्वेंस। ठीक है, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस का मतलब सिंपल सा इतना है कि आपको कोई एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पर वो सीक्वेंस जाके कन्वर्ज कर जाएगी, जाके सीज कर जाएगी, जाके रुक जाएगी, उसके आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, डाइवर्जेंट की बात करें तो एक ऐसा सीक्वेंस, ठीक है, एक ऐसा सीक्वेंस जो कि चलते चलते ना प्लस इनफाइनाइट को चली जाए, जो कि चलते चलते ना माइनस इनफाइनाइट को चली जाए। तो एक ऐसा सीक्वेंस जो कि प्लस इनफाइनाइट को जाए, जो कि माइनस इनफाइनाइट जाए, उसे हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस बोलते हैं। अच्छा, ऑसिलेटरी सीक्वेंस की बात करेंगे तो ना तो ये प्लस इनफाइनाइट को जाएगा, ना तो ये माइनस इनफाइनाइट को जाएगा। मतलब ना तो ये कह सकते हैं कन्वर्जेंट होगा ना डाइवर्जेंट होगा, मतलब कि नीदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट। ठीक है, ना तो कन्वर्जेंट होगा ना डाइवर्जेंट होगा। अच्छा, ऑसिलेटरी सीक्वेंस में भी दो टाइप के सीक्वेंसेस आएगी। एक आएगी आपकी फाइनाइट ऑसिलेटरी, फाइनाइट ऑसिलेटरी सीक्वेंस, और एक आएगी इनफाइनाइट ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ठीक है, एक होगा फाइनाइट ऑसिलेटरी सीक्वेंस और एक होगा इनफाइनाइट ऑसिलेटरी सीक्वेंस। तो अभी अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें सीक्वेंस के बारे में, ऑसिलेटरी सीक्वेंस के बारे में, तो फिलहाल यहाँ पे कन्वर्जेंट सीक्वेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक ऐसा सीक्वेंस जो किसी एक पॉइंट पे सीज कर जाए उसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। डाइवर्जेंट सीक्वेंस की बात करें तो एक ऐसा सीक्वेंस जो कि प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट को टेंड कर जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे n टेंस टू इनफाइनाइट प्लस में जाएगा, n टेंस टू इनफाइनाइट माइनस में जाएगा, तो ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। और यहाँ पे हम ऑसिलेटरी सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। तो अगर जो है आप इसको डेफिनेशन अच्छे से चाहते हो तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हो। फिलहाल हम जो है ऑसिलेटरी सीक्वेंस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाले हैं कि ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, तो अब देखो ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होता है, इसे ज़रा हम लोग समझेंगे। ठीक है, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोग करेंगे। तो अगली हमारी हेडिंग होगी ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ये वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा होगा, उम्मीद करते हैं, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं 55 मिनट पे ही इस वीडियो को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। मैक्सिमम 1 आवर्स का ये वीडियो होगा, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। फिलहाल इसमें आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑसिलेटरी सीक्वेंस की बात करेंगे। ऑसिलेटरी सीक्वेंस, अगर हम ऑसिलेटरी सीक्वेंस की बात करें तो लिखेंगे इफ़ अ सीक्वेंस ए एन इज नाइदर कन्वर्जेस टू अ फाइनाइट नंबर, लिखेंगे इफ़ अ sequence an is neither converges
neither converges to a finite term, finite number neither converges to finite number, ठीक है, finite number, nor diverges to प्लस इन्फिनिट और माइनस इन्फिनिट। एक ऐसा सीक्वेंस जो कि ना तो प्लस इन्फिनिट और माइनस इन्फिनिट पे डाइवर्ज कर रहा है या फिर किसी फिक्स नंबर पे कन्वर्ज कर रहा है, इज said to be an oscillatory sequence, अब देखो एक ऐसा सीक्वेंस जो कि किसी फिक्स पॉइंट पे कन्वर्ज भी नहीं हो रहा है और किसी माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी कहीं डाइवर्ज भी नहीं हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ऑसिलेटरी सीक्वेंस। और साथ ही साथ यहाँ पे हम एक चीज़ और बात करेंगे कि अ बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी पॉइंट और लिखेंगे कि अ बाउंडेड सीक्वेंस, एक बाउंडेड सीक्वेंस विच इज़ अगर सीक्वेंस का नेचर बाउंडेड है और साथ साथ जो है ना तो वो कन्वर्ज कर रहा है ना डाइवर्ज कर रहा है, अ बाउंडेड सीक्वेंस विच इज़ नॉट कन्वर्जेंट, अ बाउंडेड सीक्वेंस विच इज़ नॉट कन्वर्जेस, is said to be OSCI, oscillates finite। अब देखो यहाँ पे हमने जो है सिर्फ नॉट कन्वर्जेस की बात की है, डाइवर्ज की बात नहीं की है। अरे भाई जब वो बाउंडेड सीक्वेंस है तो डाइवर्ज तो करेगा नहीं, बाउंडेड सीक्वेंस मतलब कहीं ना कहीं रुक रहा है। बाउंडेड सीक्वेंस मतलब क्या है कि लोअर बाउंड भी है अपर बाउंड भी है, मतलब कि बाउंडेड बिलो भी है बाउंडेड एबव भी है। तो बाउंडेड सीक्वेंस मतलब कि दोनों साइड से उसको रोक दिया गया है, तो इनफाइनाइट तो जाएगा नहीं। तो बाउंडेड सीक्वेंस है तो बस नॉट कन्वर्ज होगा, तभी तो ऑसिलेट फाइनाइट बोल देंगे। तो अगर अ बाउंडेड सीक्वेंस विच इज़ नॉट कन्वर्जेस, मैं यहाँ पे डाइवर्जेंट की बात नहीं करूँगा बिकॉज ये बाउंडेड सीक्वेंस है, बाउंडेड है तो इनफाइनाइट पे तो जाएगा ही नहीं, इधर और इधर इसको रोक दिया गया है। बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है an इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M एंड ग्रेटर और इक्वल टू स्मॉल m, यही बाउंडेड सीक्वेंस है। ये जो an है, an भाई साहब बाउंडेड है यहाँ पे, ठीक है। तो an जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड है और ना तो वो किसी पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही है। तो अगर किसी पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं करे तो इसको हम बोलेंगे ऑसिलेट फाइनाइट, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है an इज इक्वल टू -1 टू द पावर n, ठीक है। इसको अगर ओपन करते हो तो मिलेगा -1 +1 -1 +1 एंड सो ऑन। तो जो इवन नंबर है ना, जो a2n है वो मिल जाएगा आपको क्या, +1, ठीक है। और यहाँ पे जो a2n+1 है वो मिल जाएगा -1, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो मिलने वाली है सीक्वेंस वो +1 और -1 टाइप की मिलने वाली है। अब देखो दूसरा सीक्वेंस क्या है, मतलब दूसरा इसका पार्ट क्या है कि एन अनबाउंडेड सीक्वेंस विच डज नॉट डाइवर्ज इज सेड टू बी ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली, ठीक है। एन अनबाउंडेड सीक्वेंस which is not diverge to plus infinite or minus infinite is called क्या, oscillates infinitely, ठीक है। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिख लेंगे an इज इक्वल टू वॉट, an इज इक्वल टू लिख लेंगे हम -1 टू द पावर n इंटू n, ठीक है। ये जो मैंने इंटू में n लगा दिया है ना, यही इसको जो है प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट की तरफ लेके जाएगा। तो यहाँ पे मैं अगर a2n ले लूँ, मतलब मैंने पॉजिटिव n लिया, यहाँ पे इवन n ले लिया, तो ये मिल जाएगा प्लस इनफाइनाइट, ठीक है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। और अगर मैं लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और यहाँ पे मैंने a2n+1 और नंबर ले लिया तो ये माइनस इनफाइनाइट को चला जाएगा, ठीक है।
उम्मीद करते हैं आपको ऑसिलेटरी सीक्वेंस समझ में आई होगी। अब देखो, ये जो मेरा लेक्चर है ये पूरा का पूरा बस ऐसे रिजल्ट थ्योरी चलता जाएगा। अगर आपको वेल प्रूफ मैनर को समझना है, अच्छे से प्रूव्ड के साथ समझना है, तो आप मेरे बीएससी के लेक्चर जो सीक्वेंस में उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमने ऑसिलेटरी सीक्वेंस के बारे में बात कर ली। अब एक छोटा सा पॉइंट और हम बात करेंगे नल सीक्वेंस की। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट है नल सीक्वेंस। नल सीक्वेंस तो देखो सिंपल सी बात है ना, अगर कोई सीक्वेंस an है और अगर ये 0 पे कन्वर्ज कर रहा है ना, मतलब कि an माइनस 0 के बीच की जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से छोटी है, तो इसे हम बोलते हैं नल सीक्वेंस। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी नल सीक्वेंस इफ इट इज कन्वर्जेस टू 0। अगर कोई सीक्वेंस 0 पर कन्वर्ज होती है तो नल सीक्वेंस बोली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी नल सीक्वेंस इफ इट इज कन्वर्जेस टू 0। अब देखो दो छोटे छोटे और हम थ्योरम के बारे में बात करेंगे। एक विल्जानो-वेरस्ट्रास थ्योरम होता है। ठीक है, बस हम उसके स्टेटमेंट को देखेंगे। एक जो है विल्जानो-वेरस्ट्रास थ्योरम होता है जिसमें ये बोलता है, और एक होता है कॉची। ठीक है, नोट्स में आपको ये दोनों पॉइंट्स लिखे हुए मिलेंगे। तो विल्जानो-वेरस्ट्रास थ्योरम ये बोलता है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ लिमिट पॉइंट। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ लिमिट पॉइंट। ठीक है, और कॉची सीक्वेंस ये बोलता है, कॉची सीक्वेंस क्या बोलता है कि कॉची सीक्वेंस क्या बोलता है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। ठीक है, आपको कॉची सीक्वेंस बोलेगा एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो ये हमारा जो लेक्चर था ये आपका जो है बेसिकली सीक्वेंस के बिल्कुल कहते हैं ना कि इंट्रोडक्शन था। सीक्वेंस था, नंबर ऑफ टर्म्स था, रेंज ऑफ सीक्वेंस था, बाउंडेड सीक्वेंस था, मोनोटोनिक सीक्वेंस था, नल सीक्वेंस पढ़ लिए, डाइवर्जेंट सीक्वेंस पढ़ लिए, कन्वर्जेंट सीक्वेंस पढ़ लिए, ऑसिलेटरी सीक्वेंस पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिए। अब हम आपको छोटे छोटे 2-3 बातें बताएंगे जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। वैसे इस लेक्चर को हम नेक्स्ट जो अभी मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी एक बार डिस्कस करूँगा, बट वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। देखो थोड़ा सा माइन्यूट ऑब्जर्वेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, थोड़ा सा माइन्यूट ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, सबसे जो पहला पॉइंट पढ़ेंगे, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास 2 सीक्वेंस हैं और दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों क्या हैं, डाइवर्जेंट नेचर के हैं, तो उनका सम क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा? भाई मेरे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप जो है आगे पॉइंट लिखेंगे और ये हम लोग का लास्ट पॉइंट होगा। इसके बाद जो है हम इस लेक्चर को फिनिश करेंगे यहाँ पे। फिलहाल जो है अभी हम जो पॉइंट्स आपको लिखवाने वाले हैं उस पॉइंट्स को आप ज़रूर नोट कर लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में और भी सारी चीज़ें हम लेके आएंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है कि लेट an and bn be 2 sequences, let an and bn be 2 sequences, let an and bn be 2 sequences। ठीक है, such that, ऐसा है कि such that an माइनस bn, ठीक है, and an अपॉन bn converges then by example so that then by example so that an and bn may fails to converge, an and bn may fails to converge। पहला पॉइंट ये है आपका। सेकेंड पॉइंट आपका क्या है, सेकेंड पॉइंट क्या है कि अगर आपके पास लेट an and bn 2 sequences such that an plus bn and an into bn converges then so that, कह रहा है कि let an and bn are two sequences such that
इस प्रकार से है कि ए एन प्लस बी एन एंड ए एन इंटू बी एन आर converges then by example so that an and bn may fails to कन्वर्जेंस। ठीक है, मैं फेस टू कन्वर्जेंस। अब देखो यहाँ पे जो है आपको ए एन बी एन सीक्वेंस जो है कुछ इस प्रकार से लेनी है कि ए एन और बी एन जो है वो कन्वर्ज नहीं है, वो फेल्स कर रहे हैं कन्वर्ज के लिए। ठीक है, फेल्स टू कन्वर्जेंस। बट जो ए एन माइनस बी एन है और जो ए एन बाई बी एन है वो कन्वर्ज है। यहाँ पे भी जो ए एन बी एन आपने सीक्वेंस ले लिया है, ए एन और बी एन जो सीक्वेंस ले लिया है वो जो है सीक्वेंस फेल्स टू कन्वर्ज है, बट उनके सम और उनके प्रोडक्ट जो है वो कन्वर्जेंट नेचर के हैं। तो यहाँ पे देखो मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, यहाँ पे अगर आप ए एन इज इक्वल टू क्या सपोज कर लो, ए एन इज इक्वल टू बी एन इज इक्वल टू, अगर आप सपोज कर लो क्या -1 टू द पावर n, -1 टू द पावर n सपोज कर लो। ठीक है, तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है -1 +1 -1 +1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ए एन और बी एन दोनों के दोनों क्या है, ये जो है ए एन एंड बी एन बोथ आर क्या है, बोथ आर ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। ऑसिलेटरी सीक्वेंस, और वो भी किस टाइप का, बाउंडेड ऑसिलेटरी। ठीक है, बट अगर आप ए एन माइनस बी एन करो, ठीक है, तो ए एन माइनस बी एन करोगे तो पहला टर्म -1 और इसका भी पहला टर्म -1, तो आप ऐसे लिखोगे ना -1। ठीक है, ए एन की वैल्यू -1 और बी एन की वैल्यू -1, तो -1 +1। ठीक है, फिर +1 और -1, फिर -1 और +1। तो ऐसे जब आप आगे बढ़ोगे ना, ऐसे आगे बढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, सारे के सारे टर्म 0 0 0 0 0 सब के सब 0 आएंगे, और ये ए एन माइनस बी एन 0 पर कन्वर्ट कर जाएगी। आप देख लो, पहला टर्म -1 है और इसका भी पहला टर्म -1 है, तो -1 और बीच में माइनस, तो माइनस +1, तो -1 +1 0, +1 -1 0, -1 +1 0, सब के सब 0 आ जाएंगे। तो ए एन प्लस बी एन क्या है, कन्वर्जेंट नेचर का है, ये कन्वर्जेंट नेचर का है, जबकि ए एन बी एन क्या है, दोनों के दोनों ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट टाइप के नहीं है। ठीक है, अब अगर हम ए एन बाई बी एन की बात करें तो देखो ए एन अपॉन बी एन की बात कर लो, तो -1 अपॉन -1, -1 अपॉन -1, 1 अपॉन 1, -1 अपॉन -1। तो ऐसे जो आपको सीक्वेंस मिलने वाली है वो ऐसे मिलने वाली है 1 1 1 1 1 1। तो ए एन बाई बी एन क्या होगा, 1 पे कन्वर्ट करेगा, और ए एन माइनस बी एन क्या होगा, 0 पे कन्वर्ट करेगा। तो आपको यहाँ पे एक एग्जांपल मिल गया कि दो सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट नहीं है, ऑसिलेटरी नेचर के हैं, बाउंडेड ऑसिलेटरी हैं, बट उनके डिफरेंस और उनके डिवीजन दोनों के दोनों क्या हैं, कन्वर्जेंट नेचर के हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा फिनोमिना। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपको मैटर समझ में आ गया होगा। अब हम सेकेंड की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है ए एन इज इक्वल टू क्या लेना है, ए एन इज इक्वल टू हम सपोज कर लेंगे -1 टू द पावर n, और बी एन इज इक्वल टू हम सपोज कर लेंगे क्या, -1 टू द पावर n+1। ठीक है, हमने क्या सपोज कर लिया, ए एन इज इक्वल टू -1 टू द पावर n एंड बी एन इज इक्वल टू -1 टू द पावर n+1 हमने सपोज कर लिया। अब जो हमें मिलने वाला है वो कुछ इस प्रकार से मिलने वाला है टर्म इसका, हमको यहाँ पे मिलने वाला है क्या, -1 +1 -1 +1 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे मिलने वाला है क्या, पहला टर्म देखो n की वैल्यू 1 पुट कर दे तो 1 + 1 2, तो यहाँ पे पहला टर्म +1 मिल जाएगा, फिर -1, फिर +1, फिर -1। मतलब ये कि पहले वाले सीक्वेंस का जो ऑड टर्म होगा वो -1 होगा और इवन टर्म +1 होगा, दूसरे वाले सीक्वेंस का ऑड टर्म +1 होगा, इवन टर्म -1 होगा। तो आप जैसे ही करोगे ए एन प्लस बी एन, तो मेरे भाई ए एन प्लस बी एन में क्या होगा, +1
-1 दोनों का दोनों सम 0, -1 +1 0, +1 -1 0, मतलब कि an प्लस bn 0 पर कन्वर्ज करेगी। और अगर हम an और इंटू bn दे रखा है ना, an इंटू bn अगर हम करें तो देखो -1 +1 डेट इज़ -1, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर -1 फिर -1, तो आपको यहाँ पे an प्लस bn 0 पर कन्वर्ज होगी और an इंटू bn -1 पे कन्वर्ज होगी, जबकि an और bn दोनों के दोनों ऑसिलेटरी नेचर का सीक्वेंस है। तो आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि अगर दो सीक्वेंस हैं वो दोनों के दोनों में फेल्स टू कन्वर्ज है, बट उनके डिफरेंस और उनके डिवीजन कन्वर्जेंट नेचर के हैं। यहाँ पे भी आपको दो सीक्वेंस ऐसा मिला है कि दोनों के दोनों जो है कन्वर्जेंट नहीं है, ऑसिलेट्स फाइनाइट हैं, ऑसिलेट्स फाइनाइटली हैं, बट इनके जो सम है और इनके जो प्रोडक्ट हैं वो आपके कन्वर्जेंट नेचर के हैं। तो आप इसे एक बार रीड कर लो, ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको समझ में आएगा और ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी होगा। तो चलो फिलहाल जो है हम यहीं पर अपने इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। एंड थैंक यू टू ऑल डियर लर्नर्स, एंड आई एम thankful to you, and please subscribe the channel and like this video and give a positive comment to me. Okay, thank you everyone, bye.